हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए लाइव मैराथन एमसीक्यू 2022 का सीरीज़ प्रारंभ किया गया है। कल भारतीय इतिहास का एमसीक्यू हल कर चुके हैं। आज हम भारतीय संविधान, ये आपका क्विज़ या लाइव मैराथन एमसीक्यू का दूसरा सीरीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप अपनी तैयारी का आकलन लाइव चैट में आंसर देते हुए करिएगा। साथ ही जो छात्र सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम लाइव चैट में मेंशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप लाइव चैट में शामिल नहीं हो पाते हैं तो बाद में 1.5 गुना स्पीड में वीडियो को देखिएगा, प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो के दौरान आपको अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बीच किस तरह से पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, कैसे उपयोगी प्रश्नों का आप चयन कर सकें, इन सभी के बारे में वीडियो के बीच बीच में जब प्रश्नों पर चर्चा परिचर्चा किया जाता है उस दौरान आप सभी को साझा किया जाता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। प्रारंभ करते हैं आज का लाइव मैराथन एमसीक्यू 2022 को, ठीक है। आज का हमारा जो विषय है भारतीय संविधान का है। भाग 1 से लेकर भाग 22 के बीच जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आगामी कैसे प्रश्न आएंगे, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। सबसे पहले आप सभी को साझा कर दूं, भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद जो 22 भाग में बटा हुआ है, साथ ही जो अनुसूची हैं, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से व्यापम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही प्रीलिम्स में अगर देखें तो कूट मिलान में या तो अनुसूची या तो अनुच्छेद या तो भाग यह दर्शा दिया जाता है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको 22 भाग और 12 अनुसूची की जानकारी होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से। बी ऑप्शन है दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान से। सी ऑप्शन है सिक्किम के स्थिति से संबंधित शर्तों से। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो बताइए 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ये आपका आज का पहला प्रश्न है अनुसूची से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जितने भी आपके अनुसूची हैं, जिसमें पहली अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची के मध्य, जैसे कि पहले अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में चर्चा परिचर्चा किया गया है। इसी तरह आप पूरा 12 अनुसूची याद रखिएगा। जैसे तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान के बारे में वर्णन है। तो ये आपके एग्जाम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। यदि आप भारतीय संविधान का अध्ययन नहीं किए होंगे तो इसी चैनल में राज्य निर्वाचन आयोग के आगे तक का वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दिए होंगे हैं, दूसरी तरफ प्रावधान दिया गया है। इसका प्रश्न आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। इसी तरह के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। एक तरफ आपको अनुच्छेद दे देते हैं, दूसरी तरफ प्रावधान। तो इसके लिए आपका भाग अनुसूची के साथ अनुच्छेद की भी जानकारी होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए सुमेलित करते जाइएगा। लास्ट में कूट मिलान करेंगे। आप ए का कौन सा है, बी का कौन सा है, इस तरह से आंसर देंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 में किसका वर्णन किया गया है? लाइव चैट में बताइए। तो अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। उसके बाद है अनुच्छेद 67 खा। तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें उल्लेख किया गया है उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में। इसी तरह अनुच्छेद 94 है, इसमें उल्लेख किया गया है स्पीकर को हटाना। और डी है अनुच्छेद 90, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के बारे में
उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 ख हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 हो जाएगा स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 90 हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो इस तरह के प्रश्नों से भी आप अवगत रहिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ देश के नाम दिए हुए हैं जितने आपके संविधान लागू होते हैं, दूसरी तरफ प्रावधान दिया गया है। आपको कूट मिलान करना है कि कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो चलिए, ब्रिटेन जो देश है वहाँ के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है, दिए हुए ABCD में आप आंसर बताइए। ब्रिटेन के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद जापान है, जापान के बाद कनाडा है। तो ब्रिटेन से कौन सा प्रावधान लिया गया है? ब्रिटेन से प्रावधान लिया गया है कानून के समक्ष समानता के बारे में। तो ए का हो जाएगा सी, ठीक है। पहला का हो जाएगा सी, ब्रिटेन कानून के समक्ष समानता। दूसरा है अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है आपका कानून का समान संरक्षण। ये प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। एक में संरक्षण की बात की गई है जबकि दूसरे में समानता का। तो अमेरिका संरक्षण से संबंधित है और ब्रिटेन समानता से संबंधित है। जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में। तो तीसरा का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कनाडा। तो कनाडा से आपका लिया गया है संघ को, ठीक। तो इस तरह से पहले का हो जाएगा तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। तो इस तरह के प्रश्न से भी आप अवगत रहिएगा। एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर के कारण प्रश्न गलत होते हैं, तो जब तक आप अधिक से अधिक MCQ हल नहीं किए रहेंगे तो गलतियां तो होंगी। तो उसके लिए आप अच्छी बात है कि आपके लिए लाइव मैराथन MCQ सीरीज़ ला रहे हैं। तो अधिक से अधिक छात्रों को साझा कर दीजिएगा ताकि वे भी इसमें शामिल हो सकें। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सुमेलित है? अच्छे से पढ़ा कीजिए। सुमेलित है, कौन सा कथन सही है, गलत है, ये सब पूछा जाता है। पहला है, संसद संघ में किसी राज्य को प्रवेश दे सकती है। क्या दे सकती है? दूसरा है, संसद एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है। तीसरा है, संसद किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है। चौथा है, संसद किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है। और पांचवा है, संसद किसी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है। इनमें से कौन सा कथन सुमेलित है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, कुछ छात्र जो भाग 1 पढ़े होंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, तो उनको पता होगा कि संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, साथ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो ये 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो 3 कथन हैं, संसद किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है, ये आपके अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हैं। वहीं संसद संघ में किसी राज्य को प्रवेश दे सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है, ये दोनों आपके अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है और ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। तो सुमेलित वाली प्रश्न है, तो सुमेलित में देख लीजिए कहीं ABC है, AB है क्या? यदि AB नहीं है तो क्या CDE है? तो हाँ, बिल्कुल है। ऑप्शन सी में CD और E ये 3 कथन का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कहीं उल्लेख तो नहीं किया गया था कि अनुच्छेद 2 के बारे में बताना है कि अनुच्छेद 3 के बारे में बताना है। वहाँ पर आपको अपने तैयारी के अनुसार आंसर लेना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न केंद्र शासित प्रदेश का बनने के वर्ष सही मिलान कीजिए। एक तरफ आपके केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया है। सबसे पहले लाइव चैट में आप बताइए कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी छात्र बताइए लाइव चैट में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपके लिए उपयोगी है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश कुछ दिन पहले टेलीग्राम क्विज में पूछे थे तो छात्र गलत आंसर दे रहे थे, ठीक है। तो देखिए, लक्षद्वीप कब बना है? लक्षद्वीप बना है 1956 में। दूसरा है दमन और दीव। दमन और दीव बना है 1962 में। अगला है चंडीगढ़।
चंडीगढ़ 1966 और दादरा नगर हवेली 1961। तो जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना वर्ष से ये प्रश्न में पूछा गया है, इसी तरह आपके राज्यों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पिछले वर्ष यदि आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दिए होंगे तो राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। लगता आसान है लेकिन पेपर हाल में गलत हो जाते हैं, और आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स के प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं। तो अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 19 अर्थात मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है, भाग 3 का। तो बताइए अनुच्छेद 19 के संदर्भ में सही क्रम क्या है। पहली बात तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद उसमें शामिल हैं, जैसे अनुच्छेद 19 का ख ग घ इस तरह से। तो इसी का आपको सही क्रम बताना है जो 6 दिए हुए हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, निवास और बसने की स्वतंत्रता है, भ्रमण की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता और वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। इसका आप सीक्वेंस लिखिए, जैसे कौन सा पहला आएगा, दूसरा, तीसरा, इस तरह से आप सीक्वेंस बताइए। उसके बाद मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ। बताइए, उसके बाद मैं आप सभी को इसका विस्तृत डिटेल बताता हूँ। अनुच्छेद 19 का इसमें क्या दिया हुआ है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जितने आपके मौलिक अधिकार हैं, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, इन सभी के बारे में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप बोलते हैं, चुप रहते हैं, किसी पे मानहानि का दावा कर सकते हैं, जो आप मतदान देते हैं, सूचना का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है। ये सभी आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात 19 क के अंतर्गत शामिल हैं। 19 ख के अंतर्गत शांतिपूर्ण एवं शस्त्रविहीन सम्मेलन का अधिकार है। तो सम्मेलन में क्या हो जाएगा, सभा, 19 ख। ठीक है। उसके बाद है संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है 19 ख ग में। तो संघ निर्माण की स्वतंत्रता क्या है, 19 ग, क ख ग। ठीक है, या सी आप देख सकते हैं। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार अर्थात घूमने का अधिकार, भ्रमण। तो ये आपका हो जाएगा 19 घ। 4 देख लिए, पहले में क्या आया, तो पहले में आया है 1, उसके बाद आया है आपका 4, उसके बाद है आपका 5, उसके बाद है 3। तो 1 4 5 3। उसके बाद देखिए 19 1 घ के बाद है 19 1 ड में क्या है कि आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। इसका वर्णन किया गया है 19 1 ड में। 19 1 ड में अर्थात दूसरे का अनुच्छेद हो जाएगा 19 1 ड। तो हम दूसरा को लिख लेते हैं 1 4 5 3 और अंतिम में हो जाएगा 2 के बाद 6। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा अनुच्छेद 19 का। 19 1 6 में उल्लेख किया गया है वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। जो 19 1 च संपत्ति का अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया है। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा 1 4 5 3 2 6। ठीक, तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने सब आर्टिकल आते हैं, तो आपको आंसर लेना है 6। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है। एक तरफ दिया गया है अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया गया है उसके बारे में। तो आप बताइए कौन सा दिए हुए 2 अनुच्छेद में गलत है। अनुच्छेद 19 23 में उल्लेख किया गया है फैक्ट्री आदि में बच्चों का रोजगार, और अनुच्छेद 26 में वर्णन किया गया है धार्मिक मामलों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता। तो इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, तो आप बताइए। उसके बाद आपके इसके बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 23 में क्या फैक्ट्री आदि में बच्चों के रोजगार के बारे में उल्लेख किया गया है, तो ये आपका गलत है। इसमें उल्लेख किया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित संबंधित बातें अनुच्छेद 23 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 26
इसमें धार्मिक मामलों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, अर्थात दो तो सही है और पहला गलत है। तो प्रश्न में आपसे गलत पूछा गया है तो सिर्फ एक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ आपके अधिकार के बारे में है, अनुसूची के बारे में है, आर्टिकल के बारे में है, संशोधन के बारे में है, दूसरे तरफ आपके प्रमुख मुद्दे के बारे में वर्णन किया गया है, तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो बताइए गोलकनाथ मुकदमा किससे संबंधित है? गोलकनाथ मुकदमा किससे संबंधित है? बताइए गोलकनाथ मुद्दा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा गोलकनाथ जो मुकदमा है वह आपके 24वां संविधान संशोधन से संबंधित है। आंतरिक आपात, आंतरिक आपात 44वां संविधान संशोधन से संबंधित है। दल बदल अभी देखें प्रश्न हल कर रहे थे तो ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ये आपके मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो आप लाइव चैट में बताइए कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल राइट्स ना होकर के फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मूल कर्तव्य कितने हैं? लाइव चैट में बताइए। जितने छात्र लाइव चैट में अपना आंसर दे रहे हैं बताइए मूल कर्तव्य कितने हैं जी। तो इसका देख लिए गोलकनाथ मुकदमा होता है 24वां संविधान संशोधन, ए का 3, आंतरिक आपात बी का 4, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अनुशंसा करता है? अनुशंसा करता है, रिकमेंड्स करता है। ए है सरकारी विधेयक, बी है नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक, सी है राज्यों की सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक और डी है राज्यों के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक के बारे में। बताइए राष्ट्रपति किस विधेयक पर अनुशंसा करता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे इस बार उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, साथ ही जितने भी आपके करंट अफेयर्स में अधिकारी कोई चयनित होते हैं, चाहे निर्वाचन आयोग से संबंधित हों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हों या स्थानीय जितने भी निकाय हैं वहाँ से किसी का चयन होता है, तो उनके नाम के साथ आपको क्रम की भी जानकारी होनी अभी वर्तमान परीक्षा पद्धति में उपयोगी हो जाता है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, नाम के साथ क्रम को भी याद रखिएगा, क्योंकि आप पिछले 2-3 सालों से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो देखे होंगे कि क्रम भी पूछा जाता है, नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, और वह भी तो कुट मिलान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, नाम के साथ क्रम भी। तो बताइए राष्ट्रपति किस विधेयक पर अनुशंसा करता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, सरकारी विधेयक, नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक, राज्यों की सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक या डी है राज्यों के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक के बारे में। देखिए राष्ट्रपति सरकारी विधेयक में तो अनुशंसा करता है, बिल्कुल सही है, सरकारी विधेयक पहला तो सही है। दूसरा है नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक, तो नए राज्य गठन करना है तो राष्ट्रपति की भी तो अनुशंसा जरूरी है, ये भी आपका सही है। तीसरा है राज्य की सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक के बारे में, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है। चौथा देख लीजिए, राज्यों के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक के बारे में पूछा जा रहा है। परिवर्तन का जो अधिकार है राज्य की विधानसभा में पारित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती है, भले संसद में स्वीकृति प्रदान किया जाता है। तो डी आपका गलत हो जाएगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा ABC वाला आंसर सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस प्रकार के विधेयक गतिरोध पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? तो सबसे पहले तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, इसका पहले आप लाइव चैट में आंसर बताइए। आर्टिकल बताइए संयुक्त अधिवेशन के बारे में, बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन के बारे में उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है किस प्रकार के विधेयक गतिरोध पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी विधेयक पर। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित। अगला प्रश्न है संविधान में प्रधानमंत्री के विषय में क्या उल्लेखित किया गया है?
राष्ट्रपति के बारे में क्या उल्लेख किया गया है ये तो पढ़ चुके हैं, आंसर भी देख लिए। अगला है प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला देखिए वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा, दूसरा है वह संसद का सदस्य होगा, तीसरा है वह लोकसभा का सदस्य हो सकता है, वह राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। देखिए अच्छा प्रश्न है, वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा, क्या पूछा जा रहा है आपको, क्या अध्यक्ष होगा, तो बिल्कुल होता। ठीक है, प्रधानमंत्री के वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा, सही है। वह संसद का सदस्य होगा, संसद अर्थात लोकसभा या राज्यसभा, साथ में राष्ट्रपति होता है लेकिन संसद का सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से है, तो लोकसभा या राज्यसभा इसका सदस्य होगा, बिल्कुल होगा। तीसरा है वह लोकसभा का सदस्य हो सकता है, यदि प्रधानमंत्री बनना है तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, ये भी आपका सही है। अगला है वह राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, तो ये भी आपका सही है, अर्थात पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो दिए गए हैं आंसर के आधार पर विकल्प डी इसका सही होगा, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए कहीं इसका कुछ उल्लेख किया नहीं गया है, आपको अपने तैयारी के आकलन के आधार पर विकल्पों को देखते हुए इसका आंसर का चयन करना है। सिर्फ पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, पहला लोकसभा है, दूसरा राज्य विधानसभा है, तीसरा राज्यसभा है, चौथा राज्य विधान परिषद है, पांचवा राष्ट्रपति है और छठवां उपराष्ट्रपति है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न आप अगर तैयारी अच्छे से किए हैं तभी बना पाएंगे, यदि आप सिर्फ किसी का क्वेश्चन पेपर हल करके रट के अगर आगे बढ़ रहे होंगे तो वैसा नहीं हो पाएगा। संविधान का प्रश्न आपको समझ के ही बनाना पड़ेगा। देखिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक। राज्य विधानसभा का जो सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, साथ ही राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अर्थात 3 4 5 6 इन चार का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, अर्थात आप सीधे इनको चयन नहीं करते हैं, नहीं चुनते हैं, इनका चुनाव हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा इन दोनों के जो सदस्य हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है, अर्थात आप अपने मतदान के प्रयोग के माध्यम से इनका चुनाव करते हैं। तो लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव आप स्वयं चुनते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष है, आप चयन नहीं करते हैं, उनको अप्रत्यक्ष चुनाव के नाम से जानते हैं। तो देखिए विकल्प में कहीं 3 4 5 6 तो नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है, तो पहला या दूसरा दिया है कि नहीं दिया है, दिया गया है, कौन सा दिया है, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों से भी आप अवगत रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस विषय में संसद के दोनों सदनों का समान अधिकार है। देखिए कुछ अधिकार लोकसभा को स्पष्ट तौर पर मिला हुआ है, कुछ अधिकार राज्यसभा को मिला हुआ है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस विषय में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करना अर्थात हटाना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करना, अगला है राष्ट्रपति को पदच्युत करना, चौथा है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना। अर्थात उनके पद से हटाना, क्या केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, इन चारों को हटाने के लिए क्या केवल लोकसभा या केवल राज्यसभा को अधिकार है या दोनों को समान अधिकार है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए, उसके बाद आंसर बताइए। इसका सही आंसर बताइए जितने छात्र लाइव चैट में आंसर दे रहे हैं। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, इनके न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार है। साथ ही राष्ट्रपति को भी हटाने का इनको समान अधिकार है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का अधिकार केवल राज्यसभा में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने वाले जो विधेयक हैं वह राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। बाकी जो शेष 3 हैं इसको हम कहीं भी, चाहे वह लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों में से कहीं भी प्रारंभ कर सकते हैं जो हटाने की प्रक्रिया है उसको, लेकिन उपराष्ट्रपति इनको पदच्युत करने के लिए सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो जो दिए हुए विकल्प हैं 1 2 3 ये आपका समान अधिकार है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का
जो पहला उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए राज्यसभा में सबसे पहले विधेयक को प्रस्तुत करना होता है। तो ये आपके राज्यसभा की स्पेसिफिक अधिकार हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, धन विधेयक में क्या सम्मिलित होता है? धन विधेयक आप सभी पढ़े होंगे, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में उल्लेख है और 112 में वित्त विधेयक के बारे में उल्लेख है। आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। करों का अधिरोपण, करों का उत्साधन, परिहार और नियमन धन विधेयक में क्या सम्मिलित है बताइए। 4 विकल्प दिए हुए हैं, पढ़े होंगे आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो। देखिए, करों का अधिरोपण उल्लेख किया गया है, करों का उत्साधन भी उल्लेख किया गया है, करों का परिहार भी उल्लेख किया गया है, करों का नियमन भी उल्लेख किया गया है। तो दिए गए चारों इसके सही होंगे। जिसमें धन विधेयक में क्या सम्मिलित किया गया है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो अभी आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि वर्तमान में जो जिनका चयन किया जाता है या चुनाव किया जाता है, कोई नया पद धारण करते हैं, तो उसके साथ ही आपको जो प्रथम कौन थे, इसके पहले कौन थे, कौन से क्रम के थे, ये सभी आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए। 4 विकल्प दिए हुए हैं, M.H. कानिया, H.J. कानिया, सुधीर रंजन दास और मेहरचंद महाजन। 4 आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं, तो बताइए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। उसके बाद देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा H.J. कानिया, कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश था H.J. कानिया। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, यह आप लाइव चैट में बताइए। लाइव चैट में बताइए, लाइव चैट में, कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। सभी छात्र बताइए, जितने भी छात्र हैं, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं और कौन से क्रम के हैं। यदि आप वीडियो को बाद में देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में जवाब देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो छात्र सही आंसर बताएंगे क्रम और नाम सहित, उनका हम आंसर को कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127 या अनुच्छेद 128। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? अस्थायी, ठीक है। तो इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 127, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। यदि विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का कोई प्रश्न उठता है, प्रश्न पढ़िए, विधानसभा का दिया हुआ है, न कि लोकसभा राज्यसभा का। यदि विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का कोई प्रश्न उठता है तो क्या होगा? ए है विषय राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, बी है विषय राज्यपाल को भेजा जाएगा, सी है विषय भारत के निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, डी है विषय सदन के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। एक तरफ राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, निर्वाचन आयोग है, या सदन के अध्यक्षता को है। तो 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आप जल्दी लाइव चैट में बताइए, उसके बाद मैं आपको आंसर इसका साझा करता हूँ। यदि आप पढ़े होंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 के अंतर्गत कि जो विधानमंडल, इनके जो सदस्य होते हैं, इनके अयोग्यता से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, इसका विनिश्चय कौन करता है, ये आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ऑप्शन बी राज्यपाल को भेजा जाता है, वही उनका निर्धारण करते हैं। तो ये आपको आंसर बी इसका सही होगा। कुछ छात्र सही आंसर दिए हैं, ठीक है। बाकी दल बदल वाला जो केस होता है, जिसमें विधानसभा सदस्य की सदस्यता पर दल बदल वाला कोई कानून लागू होता है, तो इसका जो निर्धारण है वह विधानसभा का अध्यक्ष करता है। यदि विधानसभा की बात है तो मान लीजिए वह लोकसभा की बात हो तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो अयोग्यता यदि राज्य विधानमंडल संबंधित नॉर्मल है तो राज्यपाल, यही विधानसभा यदि लोकसभा होता है तो राष्ट्रपति,
दल बदल संबंधित होता तो दल बदल संबंधित में विधानसभा का अध्यक्ष, और यदि लोकसभा के बारे में होता तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हैं विधानसभा के सदस्य के संबंधित जो प्रश्न थे। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे, इससे संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे, इससे संबंधित प्रावधान किसमें उल्लेख किया गया है? आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है, ये प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो ये बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जितने छात्र लाइव चैट में आंसर दे रहे हैं, जो पहले आंसर दे रहे हैं उसका नाम मेंशन किया जा रहा है, आप भी बताते चलिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 176। इसी में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। अब यहीं पर देख लीजिए 172 के बारे में क्या है, तो राज्यों के विधानमंडल की जो कार्यकाल हैं, अवधि हैं, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। 176 में अभी देखे हैं कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। 182 में क्या उल्लेख है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में 182 में उल्लेख किया गया है, और 183 में इन्हीं सभापति और उपसभापति को कैसे रिक्त किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य मंडल में जनजातीय कल्याण मंत्री, ये अच्छा प्रश्न है, जनजातीय कल्याण मंत्री का पद होना आवश्यक है। 6 राज्यों का नाम दिया गया है, उनमें से आपको चयन करना है। पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है उत्तर प्रदेश, छठवां है बिहार। तो इन दिए हुए 6 राज्यों में से कौन सा जनजातीय कल्याण मंत्री का पद होना आवश्यक है, इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए विकल्प, उसके बाद आप इनमें से आंसर का चयन कीजिए। ठीक है, वर्तमान में यदि आपको पता होगा तो जनजातीय कल्याण मंत्री पद 4 राज्यों में स्थित है। 4 राज्य कौन कौन से हैं ये आपको बता देता हूं मैं। पहला तो हमारा छत्तीसगढ़ का जो मातृ राज्य है मध्य प्रदेश, हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड और उड़ीसा, ये चार जो राज्य हैं, यहाँ जनजातीय कल्याण मंत्री का पद होना आवश्यक है। पुनः राज्य का नाम सुनिए, एक तो हमारा छत्तीसगढ़ है, दूसरा उसका मातृ राज्य मध्य प्रदेश, हमारा निकटतम राज्य झारखंड और उड़ीसा। ये 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री का होना आवश्यक है। तो पहला तो देखिए कि मध्य प्रदेश है, दूसरा अभी क्या देखे हैं, उड़ीसा देखे हैं, साथ ही झारखंड के जगह में बिहार ऑप्शन में है, तो बिहार को लेंगे। बिहार को अब सूची से बाहर कर दिया गया है, बिहार के जगह में अब झारखंड को लिया गया है। तो वर्तमान में हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री का पद होना आवश्यक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछे जाने की संभावना है। देख लीजिए, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। एक तरफ सदस्य दिए हुए हैं और उसमें से कुछ गलत भी हैं, इसमें से आपको सुधार के मैं बताऊंगा। पहले आप प्रश्न को देखिए, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। 1 से लेकर 8 कथन एक तौर पे दिया गया है, जैसे 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं, 1/6 सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं, 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। अगला है 1/4 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला है सदन का कोई सदस्य जनता का प्रतिनिधि नहीं करता। अगला है संवैधानिक आपात के समय आपात बैठक बुलाई जा सकती है। और अगला है विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्य विधान परिषद 6 माह तक रोक कर रख सकती है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला तो आप कौन सा गलत है यह बता दीजिए, जो शेष बच जाएंगे वह सही है, या तो आप डायरेक्ट सही कौन सा है इसके बारे में बता सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक जो 1 से 5 तक हैं उसमें सदस्यों के बारे में दिया गया है। उसके बाद जो 3 हैं राज्य विधान परिषद के बारे में दिया गया है। तो देखिए विधान परिषद, इसमें क्या है, राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ठीक, जिसमें विधानसभा के 1/3 सदस्य, स्थानीय निकाय के 1/3 सदस्य, शिक्षक द्वारा 1/12 सदस्य और स्नातक, इनके भी 1/12 सदस्य शामिल रहते हैं। ठीक है,
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एक तो 1/6 राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, 1/6। उसके बाद है 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद है सदन का कोई सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, उसी तरह से राज्य विधान परिषद कभी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा को एक तरह से समान रूप से देखा जाता है, उसी तरह राज्य विधान परिषद और राज्यसभा भी समान रूप से अप्रत्यक्ष तौर पर सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 6। देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए लिखेगा? कोई हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? ये अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। ए है राष्ट्रपति, बी है संबंधित राज्य का राज्यपाल, सी है भारत का प्रधान न्यायाधीश और डी है संबंधित उच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। संबोधित जैसे आप एप्लीकेशन लिखते होंगे तो जिसके बारे में आप वर्णन कर रहे हैं वहाँ पर लिखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है, यदि किसी राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखेगा। आपके लिए प्रश्न है, मान लीजिए अपना त्यागपत्र वे दे दिए, इसके बाद उनके स्थान पर कौन आएंगे? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो छात्र लाइव देख रहे हैं या लाइव आंसर देख रहे हैं आप लाइव चैट में बताइए, जो बाद में देखेंगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 246 संबंधित हैं। 246 किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। एक दिया हुआ है संघ सूची, दूसरा दिया हुआ है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा है अवशिष्ट सूची। तो अनुच्छेद 246 में किसका वर्णन किया गया है ये आप बताइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यहाँ से आपको पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक का प्रश्न देकर पूछते हैं कि निम्न में से जो दिया हुआ है वह कौन से सूची से संबंधित है, तो उसकी भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाया था, संविधान देख लीजिएगा, कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ से जाकर संविधान की कक्षाएं देख सकते हैं। तो संविधान का 246 जो अनुच्छेद है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों के बारे में उल्लेख किया गया है और अवशिष्ट सूची का वर्णन किया गया है 246 क में। ठीक है, तो 3 अनुच्छेद संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है अनुच्छेद 246 में और अवशिष्ट सूची का वर्णन किया गया है 246 का में। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास की बात साफ तौर पर की गई है? अर्थात हिंदी भाषा के वर्णन के बारे में बात किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 351। सबसे पहले तो बताइए कि राजभाषा जो ऑफिशियली लैंग्वेज हैं इनका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? यहाँ पर भाग आपसे पहले पूछा जा रहा है। लाइव चैट में जितने छात्र आंसर दे रहे हैं आप बताइए, राजभाषा का जो प्रावधान है कौन से भाग में किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? बताइए प्रावधान कहाँ है? तो भाग 17 में आपका राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए लाइव चैट में बताइए, जितने छात्र आंसर दे रहे हैं, कि कौन से अनुसूची में वर्णन किया गया है राजभाषा के संबंधित? कौन से अनुसूची में राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है? चौथा, छठवां, 8वां या 10वां? बताइए लाइव चैट में जितने छात्र आंसर दे रहे हैं, चौथा, छठवां, 8वां या 10वां, किस में राजभाषा का वर्णन किया गया है, कौन से अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची। ठीक है, कुछ छात्र आंसर दे रहे हैं 8वीं अनुसूची। ठीक,
343 से लेकर 391 अनुच्छेद हैं। प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 17 और 8वीं अनुसूची में राजभाषा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था हिंदी भाषा के विकास से संबंधित प्रश्न, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब बताइए आप सभी जितने लाइव चैट में आंसर दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 351 डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358 या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा या दिए हुए विकल्प जो दिए गए हैं वे सही होंगे? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपात, तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात किया गया है, 356 में संवैधानिक आपातकाल के बारे में बात किया गया है, और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यह है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, जिसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितने बार लगा है? आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 352। इसमें देखिए 358 का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 358 में प्रावधान यह है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको जो 6 अधिकार दिए गए हैं, अभी कुछ देर पहले देखे हैं 6 अधिकार का क्रम, इसको निलंबन संबंधित जो प्रावधान है राष्ट्रीय आपातकाल के समय, वह अनुच्छेद 358 में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ आपके संविधान संशोधन दिए हुए हैं, दूसरे तरफ उनके टॉपिक दिए हुए हैं, तो ए का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा बताइए, उसके बाद मैं आप सभी को इसका आंसर साझा करता हूँ। संविधान संशोधन जो नवीनतम है, नवीनतम कब हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे गए हैं और आगामी पूछे जाने की भी संभावना पूरी तरह से बनती है। तो 105वां जो संविधान संशोधन 2021 में हुआ है, यह कौन से टॉपिक से संबंधित था, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद मैं जितने भी प्रश्न आपसे पूछा हूँ उसका सही आंसर मैं छात्रों के कमेंट को देखकर जो गलत दिए रहेंगे उसमें सुधार करके आपको मैं आंसर पिन कर दूंगा। आप वहाँ से आप अपना तैयारी का आकलन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 44वां, 52वां और 73वां, इसके बारे में आप सभी लाइव चैट में आंसर बताइए। देखिए पीछे से करते हैं। 73वां संविधान संशोधन यदि आप पढ़े होंगे तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन, यदि आप पंचायती राज व्यवस्था की कक्षाएं नहीं पढ़े हैं या नहीं देखे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप सर्च कर लीजिएगा पंचायती राज व्यवस्था, मेरा नाम सर्च कीजिएगा CGPSC दीपक सर, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्षता के बारे में बात किया गया है। 42वां संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्षता। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, उस वहाँ अनुच्छेद 19(1)(6) से हटा करके अनुच्छेद 300 में स्थानांतरित करके विधिक अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन। अगला है 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। तो दिए गए प्रश्नों के आधार पर डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष लागू किया गया था? भारत के संविधान का पहला संशोधन कब लागू किया गया था? 1951, 1954, 1956 या 1950? 4 विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं कि भारत के संविधान का पहला संशोधन कब हुआ है। ये आपके लिए अच्छा महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न है। बताइए पहला संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1951 में हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अपने लोगों का पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर तक ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है? बताइए राज्य का प्राथमिक कर्तव्य कौन सा माना गया है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताते चलिए। देखिए यदि आप मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार को अच्छे से पढ़ लेते हैं
तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अच्छे से फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47 में। ठीक है, ये आपका सही प्रश्न है, सही आंसर है।